नमस्कार नेपाली मित्रों। यूएसए वर्सेस नेपाल टी20 मुकाबले में आज नेपाल ने दूसरा टी20 मैच यूएसए को हरा दिया। मैच टाई हो गया था, उसके बाद सुपर ओवर हुए। सुपर ओवर में नेपाल ने यूएसए को हरा दिया। जानते हैं पूरी डिटेल। और आज कुशल भुरतेल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। नेपाल ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में 170 रन बनाए। जवाब में यूएसए की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पे 170 रन बनाए। ये मैच नेपाल हार सकता था, लेकिन सोमपाल कामी ने सही समय पर सही विकेट लेके मैच को टाई करवा दिया। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ, जिसमें यूएसए ने 4 बॉल में 2 रन बनाए। सोमपाल कामी ने इसमें 2 विकेट लिए। जवाब में नेपाल की टीम ने 4 बॉल में 3 रन बना के ये मैच अपने नाम कर दिया। सुपर ओवर में रोहित पौडेल 3 बॉल में 2 रन बनाए। कुशल भुरतेल 1 बॉल में 1 रन। और सुपर ओवर में नेपाल ने ये मैच जीत लिया। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। अनिल शाह ने 31 बॉल में 25 रन बनाए। शेख ने 1 रन बनाया। कुशल भुरतेल ने 54 बॉल में 92 रन बनाए, जिसमें इन्होंने 6 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए, यानी 170 की स्ट्राइक रेट से बहुत ही अच्छी पारी खेली कुशल भुरतेल ने। गुलशन झा ने 12 बॉल में 19 रन। रोहित पौडेल ने 14 बॉल में 18 रन। दीपेंद्र एरी कुछ खास नहीं कर पाए और 2 रन बना के आउट हो गए। आरिफ शेख 1 रन बना के आउट हो गए। करण केसी 1 बॉल में 6 रन बनाए और नॉट आउट रहे। यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि आरिफ शेख की जगह पे करण केसी को भेजना चाहिए था। भले ही करण केसी बॉलर है, लेकिन करण केसी का जो लास्ट में खेलता है हम लोग देखते हैं तो वो कम बॉल में ज़्यादा रन बना लेते हैं। यानी 10 बॉल में 18 रन भी बना सकते हैं, 4 बॉल में 16 रन भी बना सकते हैं। भले ही करण केसी बॉलर है, लेकिन ये लास्ट में 2, 4, 5 बॉल खेलते हैं तो ठीक ठाक रन बना लेते। अगर आरिफ शेख की जगह पे करण केसी को भेज दिया जाता तो सुपर ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो अलग बात है। यूएसए की टीम से एस मुकमाला ने 47 रन बनाए। ए घोष ने 62 रन बनाए। ये ए घोष का ही विकेट था। अगर इसको लास्ट में नहीं लिया जाता तो नेपाल इस मैच को हार चुका होता। इस मैच में करण केसी ने 3 विकेट लिए। सोमपाल कामी ने 2 विकेट लिए। एस ढकाल ने 1 विकेट लिया। दीपेंद्र एरी ने 1 विकेट लिया। और इस प्रकार नेपाल दूसरा टी20 मैच भी यूएसए को हरा दिया। अब बात करते हैं 12 गांव, जवाई साहब, छक्का पंजा 5, ये जो 3 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, तो इसमें छक्का पंजा 5 जो है बहुत तेजी से चल रही थी, हाउसफुल चल रहे थे इसके। लेकिन अब 12 गांव ने इसको पछाड़ दिया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि छक्का पंजा 5 को 221 पर्दा मिला था, 12 गांव को 135, जवाई साहब को 94। तो शुरू में छक्का पंजा 5 जो है ये 221 पर्दों के साथ में सबसे आगे थी और ये बहुत तेजी से चल रही थी। 6 दिन में 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसने किया था। लेकिन अब 12 गांव ने इसको पछाड़ दिया, कारण छक्का पंजा 5 जो है वो थोड़ा डाउन हो गई। और जवाई साहब, माफ कीजिए, 12 गांव जो फिल्म है उसने 7 दिन में 10 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए और इसका हाउसफुल अभी भी चल रहा है। यानी कह सकते हैं छक्का पंजा 5 को इस समय 12 गांव फिल्म ने पछाड़ दिया। 12 गांव फिल्म की जो कहानी है, हालांकि हमने इसे देखा नहीं है, पढ़ा है। इस फिल्म में 12 गांव पे एक आदमी कब्जा कर लेता है, फिर 2 हीरो आते हैं और उस गांव को 12 गांव को उस आदमी से मुक्त करते हैं। इसी प्रकार की कहानी है इस फिल्म में। 12 गांव को जो आदमी कब्जा करता है, विलेन जिसे कहते हैं, उसने बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिए थे उस गांव में। उन अत्याचारों से मुक्त कराया हीरो ने इस फिल्म में। इसी प्रकार की कुछ कहानी है फिल्म में, हमने इसे नहीं देखा, केवल पढ़ा है।
लेकिन ये फिल्म अभी छक्का पंजा 5 को पीछे कर रही है। तीसरे नंबर पे जवाई साहब इस समय चल रही है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रवि लामिछाने के बारे में। देखिए, एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि रवि लामिछाने एकमात्र नेपाल के ऐसे नेता हैं जो ठीक हैं। आपके पास में जितने भी नेता हैं, बड़े लेवल के नेता माधव कुमार हुए, प्रचंड हुए, चाहे ओली हुए, देवा हुए, ये कहीं ना कहीं विदेशी इशारों पर नेपाल को चलाते रहे हैं। नेपाल का बड़ा दुर्भाग्य है, 1815 में 16 में सुगौली संधि होती है। उसके बाद नेपाल की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। नेपाल के अंदर क्या होगा ये नेपाल में जो राजा होगा वही तय करेगा, लेकिन नेपाल की विदेश नीति दूसरे देशों के लिए क्या होगी ये अंग्रेज तय करेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। भारत फिर फ्री विदेश नीति का पालन करता है, लेकिन नेपाल कभी भी फ्री विदेश नीति का पालन नहीं किया। यानी नेपाल के नेताओं ने कभी भी अपने दिमाग से विदेश नीति का पालन नहीं किया, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन या चाइना या भारत के दबाव में विदेश नीति का पालन किया नेपाल ने। यही नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा घातक हुआ है। तो रवि लामिछाने जो हैं वो स्वतंत्र विदेश नीति के पक्ष में रहे हैं। किसी का दबाव नहीं, न चाइना का, न भारत का, न अमेरिका का, कि हम किसी का दबाव नहीं सहेंगे। और जब रवि लामिछाने किसी भी देश के पक्ष में नहीं गए तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। अब तो ये तक बताया जा रहा है कि रवि लामिछाने के ऊपर इल्ज़ाम यदि साबित हो गए तो इनको 8 साल की सज़ा भी हो सकती है। लगभग 70-80 करोड़ का घोटाला इनके नाम पे बताया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये केवल एक चाल है, क्योंकि रवि लामिछाने कहीं न कहीं वामपंथ की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे और ये चीज़ें पश्चिमी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए पश्चिमी शक्तियों का जो जाल बिछाया हुआ है उसमें रवि लामिछाने फंस गए। भले आपके यहाँ कहा जाता है कि रवि लामिछाने अमेरिका के दलाल हैं, कुछ मीडिया एंकर बोलते, ये सब बकवास की बातें हैं। सत्ता में आने के लिए उन्होंने वामपंथ से गठबंधन किया था और कहीं ना कहीं वो वामपंथ यानी चाइना के नज़दीक जरूर हुए थे। यही चीज़ पश्चिमी शक्तियों को मंजूर नहीं थी, इसलिए उनको फंसाया गया और उनको बचाना इतना आसान नहीं है। हालांकि प्रचंड कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि रवि लामिछाने को निर्दोष साबित किया जाए। अब ये निर्दोष साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन रवि लामिछाने यदि जेल जाते हैं या राजनीति से इनका संन्यास होता है तो ये नेपाल के लिए बहुत घातक होगा। हमने 6 सालों में देखा है कि रवि लामिछाने नेपाल के विकास के लिए सोचते हैं। वो भारत, चीन, अमेरिका की बुराई करके वोट नहीं लेते, वो सही बातों पर वोट लेते हैं। और आपके जो नेता हैं वो भारत अमेरिका की बुराई करने पे वोट लेते हैं। रवि लामिछाने जो हैं वो सही बातों पर वोट लेने की कोशिश करते हैं कि जनता को सही चीज़ें बताई जाए, लेकिन आपके नेता, बड़े नेता ऐसा नहीं करते हैं। धन्यवाद।